सॉलिडर पार नहीं ये को हाँ नमस्कार, मैं हूं अरविंद आशुतोष लेकर हाजिर हूं लेमन प्राइम टाइम। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को निलंबित किए जाने के बाद पार्टी में सियासी घमासान तेज हो गया है। गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे। यशवंत सिन्हा और शांता कुमार भी वहां मौजूद थे। माना जा रहा है कि कीर्ति को निलंबित किए जाने के मुद्दे पर चारों दिग्गज नेताओं के बीच बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के मार्गदर्शक में शामिल आडवाणी और जोशी के साथ साथ ये नेता भी चाहते हैं कि जेटली के खिलाफ जो भी मामला डीडीसीए को लेकर है उसको लेकर आरोपों की जांच कराई जाए। डीडीसीए में कथित गड़बड़ियों को लेकर कीर्ति लंबे समय से आवाज उठाते रहे। पिछले दिनों भी कीर्ति आजाद ने पीसी कर यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग दोहराई थी। उसके बाद बुधवार को पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने खुले तौर पर कीर्ति आजाद का समर्थन किया है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि 1999 से लेकर 2013 तक वित्त मंत्री अरुण जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे और उनके कार्यकाल में काफी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए। कीर्ति ने इसके बाद डीडीसीए में गड़बड़ियों को लेकर कई खुलासे किए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी में जारी बगावत के मुद्दे पर ही पेश है हमारी आज की ये खास बातचीत और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे खास मेहमान शामिल होंगे, उनका भी मैं आपसे परिचय करा देता हूं। आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राजू वेडेकर जी। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और न्यूज रूम में है हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चर्चा को हम सबके साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं राजू वेडनेकर जी इस पूरे विवाद को लेकर क्या सोचते हैं। राजू जी, एक लंबा रिश्ता रहा है भारतीय जनता पार्टी और कीर्ति आजाद का। हालांकि ये उनका अगर हम पार्श्व देखें तो कांग्रेस से उनका एक नाता, उनके पिताजी बिहार में जब चीफ मिनिस्टर थे तो कांग्रेस के जरिए थे। तो पूरे विवाद को लेकर आप क्या महसूस कर रहे हैं अभी कि ये गृह युद्ध है भाजपा का? देखिए, ये बात ऐसी है कि ये जेटली जी और आज़ाद, इनका विवाद कहो या झगड़ा कहो, ये काफ़ी पुराना है और कम से 7-8 साल से ये आज़ाद ये मुद्दा उठाते आए हैं कि डीडीसीए में काफ़ी घपला हुआ है। वो प्रॉक्सी 14 कंपनियों द्वारा उन्हें पैसे दिए गए और जो ऑफिस बेरर्स है वैसे जेटली जी के दामाद और उनकी बेटी वो हॉकी इंडिया में है। तो जिसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बातें वो पिछले कई साल से आज़ाद जी उठाते आए हैं। उन्होंने खुद दावा किया है कि उन्होंने कम से कम 200 चिट्ठियां भी लिखी थी, उनको जवाब नहीं दिया गया और बाद में उन्होंने उनके आगे 52 सवाल खड़े किए हैं कि उनके वो जवाब दे जी। तो और जैसे हम आपने कहा और जैसे हम पृष्ठभूमि इसकी जानते हैं, आज़ाद जी वैसे कांग्रेस से काफ़ी करीबी जुड़े हैं। उनके पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनके लिए यूपीए कोई नई बात नहीं है जी। और शायद हम अगर और थोड़ा पीछे जाए तो हाल ही में अभी ये इतना किसने करवाया? पहली बात तो आज़ाद जी तो मुद्दा उठाते आए ही है, मगर ये अभी क्यों उछला? अभी ये जो संसद में ये जो नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा, फिर सोनिया जी, राहुल जी सभी को अदालत आना पड़ा, काफ़ी बवाल मचा जी। तो शायद उन्हें उकसाए जाने की संभावना जताई जा रही है। वैसे नेशनल हेराल्ड का मामला भी वैसे कोई नया नहीं, मगर वो तो दबा रहा, मगर इसी समय उछला गया, सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया तभी तो शायद उसको काउंटर करने के लिए, देखो अभी संसद तो खत्म होने को आया या शायद मेरे ख्याल से सत्र खत्म हो गए सत्र, शीतकालीन सत्र, तो शायद उसे काउंटर करने के लिए कांग्रेस द्वारा इसे थोड़ा उकसाए जाने की संभावना मुझे लगती है। तो वाकई कुल मिलाकर अभी कहा जा सकता है कि एक परिवार में अगर कुछ विवाद होता है और घर का कोई सदस्य इस तरह की बात करता है, रिएक्ट करता है, तो उसको क्या घर से निकाल देना चाहिए? इस गंभीर मसले को आप कैसे देखते हैं द्विवेदी जी?
आशुतोष जी, मैं तो कीर्ति आजादी एक वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने नादानी की है, क्योंकि एक घर में बुजुर्ग रहते हैं और एक उसी तरीके पार्टी का एक अध्यक्ष होता है। आपको कोई भी समस्या थी पार्टी के अंदर, तो आप पार्टी के अंदर जाकर के वो समस्या को उठा सकते हैं। आप बिना अपने गार्जियन को बताए और उनके खिलाफ आप इस तरीके की आवाज़ उठाएंगे तो ये स्वाभाविक है कि आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो आज कीर्ति आज़ाद को भुगतना पड़ा है। दूसरी बात है, मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं जिन्होंने अभी कहा कि ये जो हेराल्ड मैटर था उसके अगेंस्ट से एक ये मुद्दा खड़ा किया गया है और जग जाहिर है आडवाणी जी, शत्रुघ्न सिन्हा और ये आज़ादी, ये आज से नहीं, मंत्री पद की लालसा इनके ऊपर इतनी है कि ये किसी तरीके से पार्टी पे अपना दबाव बना करके मंत्री बनने की इनकी चाहत है और वो चाहत जब नहीं पूरी होती तो समय समय पर पे ये लोग ऐसी आवाज़ पार्टी के खिलाफ उठाते हैं। ये आज बिहार इलेक्शन था, शत्रुघ्न सिन्हा जी जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत है, मैं कोई बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्व हिंदू संघ की तरफ से मैं ऐसा मेरा सोचना है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी वही रास्ता दिखाना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पार्टी की छवि खराब की है। क्योंकि जब आप अनुशासनहीनता करते हैं तो आप या तो पूरे परिवार को या पूरी पार्टी को आप उस कगार में खड़ा कर देते हैं कि उसकी छवि खराब हो और जो विरोधी पक्ष है उनको बढ़ावा मिले आपको घेरने का। वो काम ये दोनों लोगों ने किया है। और आडवाणी जी की तो आज से नहीं, जब से मोदी जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया तब से उनके नौटंकी चालू है। और एक क्या हमारे यहाँ पे एक ये है कि हम लोग बुजुर्गों को इज्जत देते हैं, तो आडवाणी जी को इज्जत मिली है, अभी उनको चांस भी मिला था मगर वो चांस वो खो चुके थे। तो आदमी को शांति से बैठना चाहिए कि हम अगर नहीं जीत पाए, अगर अगला कोई कार्य कर रहा है और उसको देश की जनता ने चुना है तो हमें अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। ये आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को सोचना चाहिए था। और ये 2-3 लोग हैं जो एक गठबंधन बना करके मोदी जी के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं और विरोधियों का एक परोक्ष तरीके से साथ निभा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। तनाव तो जरूर होगा और जाहिर सी बात है जब किसी पार्टी के अंदर तनाव होता है तो पता नहीं सरकार पे असर पड़ता है या नहीं, लेकिन आम जनता बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में हो जाती है। प्रदीप, आपके पास आना चाहेंगे। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी बात को दोहरा रहे थे अभी कीर्ति आजाद ने भी कहा कि मैं वही फॉलो कर रहा था। आप कैसे देखते हैं इस विवाद को? देखिए आशुतोष जी, जिस तरीके से आज बीजेपी में एक दूसरे से मतभेद चल रहा है, जैसे अभी द्विवेदी जी ने कहा कि कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा जो है चांस पाने के लिए इस तरह की जो है नौटंकी कर रहे हैं, इस तरह से जो है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो कीर्ति आजाद के तरफ हर संभव प्रयास करेंगे और संभव मदद करेंगे। वही अगर हम बात करें तो नेशनल हेराल्ड का मामला भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उठाया है। तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी अपनी जो है पक्ष रखने की बात की? क्या उनको भी चांस नहीं मिला इसलिए ऐसा कर रहे हैं? जवाब दे रहा हूं मैं शर्मा जी। सुब्रमण्यम स्वामी का पिछला रिकॉर्ड देखो आप, कभी वो इंदिरा जी की बड़ाई करते हैं, कभी राजीव गांधी की बड़ाई करते हैं, कभी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को शराबी कहा। तो उनका जो रिकॉर्ड है वो कैसा है सबको जग जाहिर है। तो जब लोग ऐसे मिलते हैं तो अपना चांस ढूंढने के लिए हर एक सहयोगी खड़ा हो जाता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। सुब्रमण्यम स्वामी की भी चाहत थी, उनको राज्यपाल का पद दिया जा रहा था, उन्होंने नहीं लिया। उनको भी मंत्रिपरिषद की भूख है। जब आदमी की भूख बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाता है तो ये स्वाभाविक है। और ये आज नहीं, इतिहास गवाह है। दुबे जी शर्मा जी सुनिए आप, ये इतिहास गवाह है और ये देश का विघटन है, देश का दुर्भाग्य है कि जब जब कोई भी है काम करने जाता है तो लालची तत्व लोग इकट्ठे हो करके उस आदमी को परास्त करने के लिए कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जिस तरीके से आपने कहा कि पीछे बैकग्राउंड अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी का देखते हैं, आपने कहा साथ ही आपकी ही पार्टी अगर बात की जाए बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की, तो जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हमारे पार्टी में न कोई भ्रष्टाचार होगा, न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार होगा या कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा या किसी भी प्रकार की जो है जिसका छवि धूमिल होगी, उसको बीजेपी में कोई जगह नहीं होगी।
लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी का जब आप बैकग्राउंड जानते थे तो बीजेपी में कैसे शामिल हुए, और उनको ही आगे करके आज जिस तरीके से हेराल्ड का मुद्दा रखा गया है, वो जिस तरीके से आज हमारे यहाँ ये कांग्रेस ये कहती है कि पलटवार की राजनीति की जा रही है। नहीं शर्मा जी, उसका जवाब दे रहा हूं। जो लोग अगर बीजेपी के साथ जोड़ करके, ये पर्सनल मुद्दा है और उन्होंने बीजेपी में आने के पहले ये केस कोर्ट में किया हुआ था, आपको पहले ये संज्ञान लेना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जब हेराल्ड, सुनिए आप, हेराल्ड मैटर जब उन्होंने ठोका था कांग्रेस के ऊपर, तभी वो बीजेपी के कोई सदस्य नहीं थे, उनकी स्वयं की जनता पार्टी थी। तो ये अधूरा ज्ञान लेकर के और अधूरी बातें कर करके ये जो प्रेस में मीडिया के द्वारा बीजेपी पे आरोप लगाए जाते हैं, उसी का मैं खंडन कर रहा हूं। लेकिन जैसे आपने अभी आपने ही कहा ना कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का बैकग्राउंड पहले देखा जाए, पिछला बैकग्राउंड, तो जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे थे, क्या उस दौरान बीजेपी नहीं देखी थी उनका बैकग्राउंड क्या है? अभी देखिए, संगठन बढ़ाने के लिए अगर कोई बोलता है ठीक है मैं गलती मान लेता हूं, मैंने जो गलतियां की है वो अभी नहीं करूंगा, और उसके बाद फिर वो करता है तो उसका फिर रास्ता निकाला जाता है। अच्छा, संगठन में ऐसा नहीं है कि, सुनिए आप शर्मा जी, मैं संगठन या पार्टी की बात कर रहा हूं। पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैं, आज झगड़ा करती है। कल्याण सिंह ने अलग पार्टी बनाई, वापिस बीजेपी में आ गए, मुलायम सिंह के साथ में थे। तो ऐसी बात नहीं कि पार्टी में एक बार निकल गया तो वापिस नहीं लिया जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि कीर्ति आजाद जी को एकदम निकाल दिया गया है। हो सकता है कल वो फिर बीजेपी के गुणगान गाने लगे। गाएंगे क्योंकि अभी तो उनको नोटिस दी गई है, नोटिस का जवाब देंगे। उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि जिस तरह से कीर्ति आजाद ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन आया, और बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मीटिंग हो रही है। सर शत्रुघ्न सिन्हा ने स्वयं बोला, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप ऐसा बीजेपी के लिए समस्या क्यों खड़ा कर रहे हो, बोलते हैं मुझे मंत्री, राज्य मंत्री भी नहीं, मुझे कैबिनेट मंत्री बनना है, मेरी ये दिल की चाहत है। तो एक दबाव है पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए। तो कुल मिलाकर अभी जो राजनीतिक स्थितियां बदलती जा रही हैं, राजू जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि है कीर्ति आजाद, लोकसभा में वो जीत कर गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको याद होगा तो अमृतसर से चुनाव हारने के बाद राज्यसभा भेजे गए कीर्ति अरुण जेटली साहब, और उनको मंत्री पद दिया गया। लेकिन पूरा जो मामला है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, खेल से जुड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता कि कीर्ति आजाद बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगर मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ तो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट हमारी तरफ दे देनी चाहिए? हाँ, शायद एक संभावना हो सकती है। ये पूरी तरफ से क्रीड़ा के साथ जुड़ा डिपार्टमेंट है, और जैसे आपने कहा कि वो पंजाब से जेटली साहब चुनाव हारने के बावजूद उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया वगैरह। तो देखो, जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे सहयोगी ने कहा, देखो ये दल बदलू, पार्टी विद डिफरेंस कोई नहीं है, दल बदलू तो तभी कई लोगों को अभी इन्होंने कहा कि आज़ाद को फिर क्यों लिया गया वगैरह वगैरह, मगर ये दल बदलते रहते हैं, और हर एक की लालसा, हर एक की चाहत हर दल में है। हम अगर 2 साल पीछे जाए, नितिन गडकरी जब दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, उसी दिन उनके पूर्ति जो एंटरप्राइजेस है उसके ऊपर छापा मारा गया। तब कहा गया कि कांग्रेस यूपीए सरकार ने किया। अभी बात ये समझ में नहीं आती कि दूसरे किसी दल का अध्यक्ष चुना जाना है, उसी दिन उनके दफ्तर कार्यालय के ऊपर छापा कैसे मारा जाता है? तो किसी ने उकसाया हुआ, किसी ने अपने सोर्सेज यूज किए होंगे, तब उनके ऊपर छाप। तो ये ऐसे ये अंदरूनी कलह वाली बात है। शायद वो आज़ाद साहब चाहते होंगे कि उन्हें ये क्रीड़ा मंत्रालय दिया जाए। जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा तो खुले थे कि उन्हें एक ज़माने में पहले वो शिपिंग मिनिस्टर थे, उसके बाद अब स्वार्थ बहुत ज़्यादा हावी हो गया।
उसको अगर राजनीतिक गलियारे से दूर रखा जाए तो शायद हमारे देश की जो खेल जो है वो उसको बढ़ावा मिल सके। इन तमाम नेताओं को अगर खेल जगत से अलग किया जाए तो शायद इस तरह के घोटाले ना हो जिस तरह से कंपनियां बनाने की बात। लेकिन हॉकी संघ से भी आरोप आया है ना कि अरुण जेटली साहब ने अपनी बेटी को वकील रखा था, भारी राशि दिलवाई। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जब इनका राजनीति तो दूर नहीं हो सकती, ये तो आप बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं, या जो आप सोच रहे हैं। शायद राजू जी आपको लगता है कि वाकई बाकी जो पूरा सिस्टम है उससे राजनीति को अलग करने की कोशिश की जाएगी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बात यह है करना तो चाहिए, करना चाहिए वैसे देखो, हाँ करना चाहिए। हाँ। और कोई भी जैसे अभी आज़ाद है, खुद पूर्व क्रिकेटर रहे, वैसे किसी को रोका तो अच्छी बात है, मगर बात है खाली हॉकी इंडिया नहीं है, बीसीसीआई है, हर कोई जुड़ना चाहता है ताकि धन भी मिले, शोहरत भी मिले। अभी हर एक जगह क्रिकेट क्लब होता है, वो पहले कैसे भी करके वहाँ चुन के आता है, वहाँ उसका अध्यक्ष, फिर धीमे धीमे बीसीसीआई। तो ये सब एक चेन है, किया तो अच्छी बात है, मगर मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है। अभी महाराष्ट्र में भी देखो, शरद पवार जी होते होते इतने बड़े राजनेता होते होते आईसीसी के अध्यक्ष तक बने। तो इनका जो है ना, ये एक चेन बन गई है कि धन और शोहरत और पावर। तो मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से। और दूसरी बात है कि हर चुनाव में, शायद वो स्पोर्ट्स के चुनाव हो, शायद वो कोई साहित्य सम्मेलन हो, कुछ भी हो, हर जगह पे ये पूंजी लगती है, एक निधि लगता है। तो अपने आप राजनेता उसमें आते हैं या बुलाए जाते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स अगर अलग हो तो अच्छी बात है। वैसे सचिन तेंदुलकर को भेजा, वो तो उन्होंने उनकी कितनी उपस्थिति थी वो उनके रिकॉर्ड ही बताते हैं। उनके जैसे को अगर मान लो कल स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाना, क्या वो बनेंगे? बिल्कुल। तो ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ। पार्टी में जब संकट होता है द्विवेदी जी, तो आत्ममंथन की बात होती है, चिंतन शिविर लगाए जाते हैं। क्या अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जैसे आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी हैं, बाकी जो वरिष्ठ नेता है वो इकट्ठे हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो फैसला आया है, सस्पेंड कर दिया गया कीर्ति आजाद को, उस बारे में गंभीरता से बात होगी, वापसी का रास्ता है या नहीं, क्या लगता है आपको? अभी ये तो पार्टी तय कर रही है, एक आकलन जो होता है वापस लेना है या नहीं लेना है। मगर जिस तरीके से उन्होंने अनुशासनहीनता की है, अगर वो मानते हैं कि हमने गलती की है तो पार्टी को लेना चाहिए। क्योंकि आप जिस तरीके आप निगलेक्ट करते चले जाएंगे तो आप फिर एक समूह है वो आपका खत्म हो जाएगा, आप कमजोर होते जाएंगे। तो आपको कीर्ति आजाद को भी सोचना चाहिए कि मैं एक घर पे कलह मचा रहा हूँ और इसका हानि मुझे भी है और पार्टी को भी है। तो दोनों को समझना चाहिए, चाहे वो कीर्ति आजाद जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को समझदारी से काम करना चाहिए। और अपनी छवि वो खुद खराब कर रहे हैं कि आप इस पार्टी का दायित्व निभा रहे हो जो एक कलंकित पार्टी है। जब हम किसी घर पे रहते हैं और घर के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो वो हम भी उतने ही आरोपी हैं जितना वो सदस्य है। तो ये कीर्ति आजाद जी को समझना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उनको जो भी अगर उनके अंदर प्रॉब्लम थी, कुछ था, तो उनको पार्टी में बैठ करके कि भाई ऐसे ऐसे ये मुद्दे हैं और ऐसे ऐसा काम करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया, जिसको ही अनुशासनहीनता बोलती है। जब हम घर का झगड़ा रोड पे लाते हैं तो उसको ही अनुशासनहीनता बोलते हैं। जब हम बड़ों का कहना नहीं मानते, वो स्वयं अमित शाह जी ने जाकर के कीर्ति आजाद से मुलाकात की, उनको पीसी करने के लिए मना किया, फिर भी उन्होंने आड़े रहे और पीसी की। जो हाल शत्रुघ्न सिन्हा करते थे बिहार इलेक्शन भर में, उनको समझाया गया, मगर उनकी जो एक वो थी कि मैं पार्टी पे दबाव बनाऊं और मुझे पार्टी ना हाथ पांव जोड़ करके अंदर ले, तो ऐसा नहीं है। पार्टी के एक सदस्य से पार्टी नहीं चलती। कल्याण सिंह ने यही सोच करके बीजेपी को छोड़ दिया और उन्होंने अलग पार्टी बनाई। कल्याण सिंह का क्या हाल हुआ? उमा भारती जी ने यही कारण किया, आडवाणी जी से झगड़ा करके अलग पार्टी बनाई, आज वापस बीजेपी में आ गई। तो आप स्वयं सोचो कि मैं महान हूं तो नहीं है। एक महान क्या होता है, एक स्वभाव होता है और उसके अनुसरण होते, अनुसरण होते, क्या है हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, समय बहुत कम है। बहुत संक्षेप में आपसे आपकी आखिरी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे राजू जी कि वाकई इससे सरकार को या पार्टी को वाकई नुकसान होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वैसे इतनी बड़ी मेजोरिटी बीजेपी की, और अगर ये आजाद साहब झगड़ा करते भी रहे तो ना उनका आजाद जी जो सोच रहे, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ, सुनिए। उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश में यही सोचा था कि मेरे बीजेपी के पद छोड़ने से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, मगर शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार चुन के आए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर गृह युद्ध है, इस बात को कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे,
पार्टी को पता चल गया है कि अगर आप पार्टी के खिलाफ अगर कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको आज़ाद कर दिया जाएगा और आपको शत्रु समझ लिया जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए रविंद्र द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव वेर्णेकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध को लेकर कीर्ति साहब को आज़ाद कर दिया है और आने वाले दिनों में शत्रुओं की तलाश जारी है। हो सकता है और भी कुछ लोग आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन जब परिंदा घर में तड़पता है तो उसको आकाश दिखाने का ये जो नया फैशन शुरू है या ये नई परंपरा शुरू हुई है, उसको देश की जनता भी देखती है। तो इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।